Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट, एड विंग्स टू योर कैरियर। सो दोस्तों, अपन इंजीनियरिंग की ओर बढ़ते हुए आज अपन स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। इससे पहले इंटीग्रेट इट पर आपको पता है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग हो चुका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है और जल्दी सॉइल मैकेनिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अपन ने पहले लेक्चर में धनराज सर ने आपको बता चुके हैं कि एसएससी जेई के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसकी डेट आ चुकी है 1 सितंबर को, आप यानी कि सितंबर फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम है। और अगर मान लो कोरोना की वजह से अगर रुकावट नहीं आती है तो टेंटेटिव डेट ही वही एग्जाम डेट बन जाएगी। ठीक है, और मेंस का एग्जाम भी दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली राजस्थान जेई की भी आपकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है, वो भी आपके दिसंबर में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सितंबर से दिसंबर, यूपीएससी की भी है नवंबर में, तो सितंबर से दिसंबर के लिए, सितंबर टू दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कमर कस लो और तैयार हो जाओ। ठीक है, अब देखते हैं एसएससी जेई के लिए एनवायरमेंट अपना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपन को पता है एसएससी जेई में एनवायरमेंट आपके 8 to 10 मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, कभी किसी पेपर में 12 तक भी चली जाती है। ठीक है, सिमिलरली राजस्थान जेई का अभी वैसे सिलेबस पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें भी 8 to 10 मार्क्स की आपके एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आती है। ठीक है, हालांकि राजस्थान जेई का भी सिलेबस आरएसएस में भी वोट वापस देगा अपन को। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम से पहले वो सिलेबस देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रहती है अपने राजस्थान जेई के लिए, एनवायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, अब एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में अपन पढ़ते क्या है, क्या चीज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है क्या, तो मेरे को पता है, मेरे एनवायरमेंट नाम से मेरे को पता है कि एनवायरमेंट क्या होता है, कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एन एनवायरमेंट। ठीक है, तो अपने चारों तरफ जो भी चीजें है वो अपना एक एनवायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, अपनी 4 यूनिट रहेंगी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए। फर्स्ट यूनिट रहेगी अपनी रॉ वाटर इंजीनियरिंग, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग क्या, तो अपन जो डेली वाटर यूज करते हैं उसमें कितनी डिमांड होती है उसकी। अगर एक मेरी सिटी बन रही है, मेरे को उसमें वाटर सप्लाई डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस सिटी के कितनी पॉपुलेशन है, अगर पर बंदे को मेरे की पर एक कैपिटल यानी कि एक बंदे को मेरे को कितना वाटर चाहिए, अगर मेरे को वो पता चल जाए और टोटल पॉपुलेशन चल जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूं मेरे को इतना वाटर देना पड़ेगा। अब वाटर तो देना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल नेचुरल वाटर पड़ा है क्या वो अपने यूज आएगा, नहीं। तो उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो सब अपन लिखेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग में। ठीक है, सेकंड आएगा अपना वेस्ट वाटर। तो अपन ने जो रॉ वाटर यूज किया है घरों में, ठीक है, उसका कितना 80% अपना कहां चला जाता है, वेस्ट वाटर में। तो अब उस वेस्ट वाटर को भी अपन ऐसे डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते, उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फ्यूल गैसेस वगैरह हो जाएगी, जो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अपने लिए, इनकॉन्शियस हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, और रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट वाटर में वो पढ़ेंगे कि अपना जो वेस्ट बना है उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसा उसका अपन रीयूज करेंगे। फिर तीसरी अपन की यूनिट बन जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, जो अपने वेस्ट वाटर में जो सॉलिड बचा है, ठीक है, जो अपना वाटर था उसको तो अपन वापस रीयूज कर लेंगे, लेकिन जो सॉलिड था उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या इंसिनरेशन करेंगे या फिर और कुछ मेथड लगाएंगे जो सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे, ये अपन इसमें सीखेंगे। ठीक है, और फोर्थ यूनिट लास्ट बट नॉट लीस्ट एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में आते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन से, और पहले इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन आजकल के ट्रेंड में एयर और नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, तो अपन को ये अच्छे से समझना पड़ेगा एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है, क्या उनके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ वाटर इंजीनियरिंग में स्टार्ट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि रॉ वाटर होता क्या है।
तो रॉ वाटर क्या होता है, जो मेरे को नेचर से डायरेक्ट जो वाटर मिलता है वो मेरा क्या होता है, रॉ वाटर। अब रॉ वाटर जो नेचुरल मिलता है उसमें बहुत सारी मेरी क्या होगी, इंप्योरिटीज। ठीक है, अब इंप्योरिटीज किस टाइप, मेरी टर्बिडिटी हो सकती है, मेरे उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। तो अपन इस रॉ वाटर को क्या करते हैं, डायरेक्ट तो यूज ले नहीं सकते, तो इसका पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको यूज कर सकते हैं। इसके बिना अपन ट्रीटमेंट के बिना उसको डायरेक्ट यूज किए तो अपन को बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग में अपन सबसे पहले मान लो कोई सिटी की अपन प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें अपने को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सिटी की प्लानिंग करने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, वो चीज चाहिए कि पहले उसकी सिटी की पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, और पर कैपिटा उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, अगर मेरे को पॉपुलेशन पता है, पर कैपिटा डिमांड मेरे को पता है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को पता चल जाएगा मेरे को वाटर कितना सप्लाई करना है। कम वाटर सप्लाई करो तो भी आपको प्रॉब्लम, और ज्यादा करो तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा भी तो वेस्ट होता है अगर ज्यादा कर रहे हो तो आप। ठीक है, अगर वाटर का वेस्ट होता है तो नेचर भी अफेक्ट होता है, और अपना पैसा भी तो वेस्ट होता है क्योंकि अपन ट्रीटमेंट में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसमें पॉपुलेशन, अब अपन सिटी डिजाइन कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि अपन उस ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अपन हमेशा किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए अपन क्या सोचते हैं, अपना फ्यूचर में वो क्या गुल खिलाएगा अपन को। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को अपन डिजाइन करते टाइम क्या करते हैं, अपन उसका फ्यूचर भी सोचते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप से पॉपुलेशन करते हैं, किस टाइप से वाटर की डिमांड होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके लिए पॉपुलेशन। ठीक है, अब सिटी मेरे को वाटर सप्लाई डिजाइन करनी है तो पॉपुलेशन मेरा मेन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में अपन क्या करेंगे, उसकी पीक डिमांड क्या होगी। अगर मेरे को वाटर की सप्लाई करनी है, ठीक है, तो मैं क्या चलूंगा, मैक्सिमम की तरफ चलूंगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम ही तो मेरे को सुटेबल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैं अपनी डिजाइन किसके लिए करूंगा, हमेशा पीक डिमांड। मेरी पीक डिमांड कब होगी, अगर मेरी पीक डिमांड कंप्लीट हो रही है तो मेरी नेचुरल डिमांड यानी कि इससे कम वाली डिमांड भी तो कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, अपन की इसमें क्या सबसे पहले चीज पढ़नी है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड सेकंड वाटर डिमांड। अगर ये दो मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, सिटी के वाटर सप्लाई को डिजाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी टर्म आती है पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड क्या होती है मेरी, तो अगर मेरी पर पर्सन में वाटर डिमांड निकाल दूं कि एक पर्सन को, मेरे किसी सिटी में एक पर्सन को कितना वाटर चाहिए, अगर मैं वो निकाल दूं तो वो मेरा क्या होता है, पर कैपिटा डिमांड। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पर कैपिटा डिमांड की, पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड मेरा क्या होता है, इट इज टोटल एवरेज एनुअल डिमांड, एवरेज एनुअल डिमांड required by a person, required by a person for all purpose। ठीक है, नाम से पता चल रहा है पर कैपिटा, यानी कि उस सिटी की टोटल जनसंख्या में से, टोटल पॉपुलेशन में एक की, अगर पर कैपिटा मतलब एक की मैं डिमांड निकाल दूं तो नाम से पता है इट इज टोटल एवरेज एनुअल डिमांड रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन, एक पर्सन द्वारा, और उसके ऑल पर्पज के लिए उसको एक पर्सन को मेरा कितना वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू टोटल एवरेज एनुअल डिमांड। ठीक है, यानी कि एवरेज एनुअल टोटल कितनी डिमांड, मेरे उस सिटी में टोटल जितनी भी पॉपुलेशन रहती है मेरे को नहीं पता टोटल कितनी डिमांड आ रही है, डिवाइड बाय क्या कर दूं, अगर ये एनुअल है तो 365 का डिवाइड कर दूं तो मेरे क्या आ जाएगा, पर डे का। ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन का डिवाइड कर दूं तो मेरे क्या आ जाएगा, पर पर्सन का। ठीक है, तो पर पर्सन का डिमांड मैं क्या कहता हूं, LPCD, यानी कि लीटर पर कैपिटा पर डे में। देखो अपने एवरेज, अपन को एनुअल डिमांड पता है, टोटल एनुअल डिमांड मेरी किसी सिटी की है,
ठीक है, पॉपुलेशन का डिवाइड करूंगा तो 1% की डिमांड आ जाएगी पर एनुअल। लेकिन अगर मैं 365 का डिवाइड करूंगा तो ये डे पे कन्वर्ट हो जाएगा और पर डे की डिवाइड, तो इससे बोलता हूं मैं लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो मेरी 1% की पर कैपिटा डिमांड इससे मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब इस पर कैपिटा डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो मैं फैक्टर ले लेता हूं जो फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे। तो मेरा पहला फैक्टर आ जाता है इसमें साइज ऑफ सिटी। ठीक है, तो पर कैपिटा डिमांड को साइज ऑफ सिटी कैसे अफेक्ट करेगी, मान लो अगर मेरी साइज ऑफ सिटी ज्यादा हुई, ठीक है, साइज ऑफ सिटी ज्यादा होगी तो मेरी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी। तो साइज ऑफ सिटी अगर ज्यादा है तो मेरी डिमांड क्या होती, पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा, एक मिनट में इधर ही लिख देता हूं। तो देखो मेरे फैक्टर्स क्या आते हैं, फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर आता है साइज ऑफ सिटी, साइज ऑफ सिटी। अगर मेरी साइज ऑफ सिटी बड़ी होगी, ठीक है, तो साइज ऑफ सिटी ज्यादा मतलब क्या हुआ, वहां पर हर चीज इकोनॉमिक भी ज्यादा होगी, ठीक है, उस सिटी की रोड कंडीशन भी ज्यादा होगी, वहां पर आपका रहन सहन भी थोड़ा हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरा क्या होगा, वाटर डिमांड भी ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ सिटी ज्यादा हुई तो मेरी पर पर्सन की डिमांड भी ज्यादा, यानी कि पर कैपिटा डिमांड मेरी क्या होगी, ज्यादा। सीधा सिंपल बात है। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो क्या हुआ मेरा, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब समझो क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर मेरी वो सिटी, ठीक है, अगर मेरी वो सिटी में समर वैकेशन आएगा, मान लो समर या हॉट डेज, ठीक है, जैसे आप राजस्थान को ले लो, जोधपुर को, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर अपन को पता है यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि समर में मेरी पर कैपिटा डिमांड क्या हो जाएगी, पर कैपिटा डिमांड, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यही मान लो विंटर होगा तो यहाँ पर विंटर में पानी की कमी नहीं होती, विंटर में अपन को पानी आराम से मिल जाता है, यानी कि आराम से इन सेंस समर की कंडीशन में आराम से मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर डिमांड कम हो जाती है। तो मेरा विंटर के केस में क्या होता है, पर कैपिटा डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, और यही ऐसे ही समझ सकते हो, विंटर में थोड़ा पानी अपन को कम ही यूज में लेते हैं, कम पीते भी कम है। ठीक है, तो पर कैपिटा डिमांड भी कम हो गई। ठीक है, तीसरा क्या होगा मेरा, तीसरा फैक्टर है हैबिट ऑफ पीपल, हैबिट ऑफ पीपल। अब हैबिट ऑफ पीपल तो डिपेंड करता है, किसी की आदत अच्छी होती है, किसी का। अब लोग क्या करते हैं, अपने घरों में एकदम ताजा पानी भरने के लिए क्या करते हैं, अपने नल को खुला छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें जो डायरेक्ट पानी आता है उन्हें पता चल जाए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, वो पानी वेस्ट ही जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता पानी कब आए और कब चला गया। ठीक है, तो पानी क्या जाता है, वेस्ट जाता है। तो हैबिट ऑफ पीपल पे भी अपना पर कैपिटा डिमांड, अगर हैबिट ऑफ पीपल गंदी हुई, ठीक है, और नॉर्मली यही होता है, ठीक है, हैबिट ऑफ पीपल के कारण अपनी डिमांड बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, फोर्थ आ गया इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल। तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर मेरी ज्यादा होगी तो पर कैपिटा डिमांड भी क्या होगा, मेरा ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हुई तो इंडस्ट्री के लिए वाटर भी चाहिए, कुछ वाटर इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे बॉयलर वगैरह हो गया। ठीक है, तो इनके लिए मेरे पर कैपिटा डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई मेरा पर कैपिटा डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, तो अगर मेरा क्वालिटी अच्छी होगी तो अपन पानी क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। नॉर्मली सोचते हैं अपन, अगर पीने का पानी अच्छा आएगा तो अपन ज्यादा पीएंगे। यही इसमें कभी कभी पानी में कुछ क्लोरीन आ जाता है या कुछ और भी कोई कलर वगैरह या ऑर्डर आती है, तो अपन उस पानी को थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ अगर मेरी इंक्रीज हुई तो मेरी डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हुई। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं उस वाटर को भी ज्यादा यूज करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट 6, प्रेशर ऑफ वाटर सप्लाई। तो प्रेशर ऑफ वाटर सप्लाई, अगर मेरा प्रेशर ज्यादा हुआ, ठीक है, तो मेरी पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कारण क्या है, वेस्टेज ज्यादा होगा, वाटर का वेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर अगर मेरा ज्यादा हुआ तो पर कैपिटा डिमांड मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 7, सीवेज फैसिलिटी। अब सीवेज फैसिलिटी पे मेरा कैसे डिपेंड करता है,
भाई अगर अपन प्राचीन जमाने के होते गांव वाले तो सीवेज फैसिलिटी में फ्लश नहीं होता, लेकिन अगर आजकल तो आप सिटी में रहने लगे हो तो फ्लश सिस्टम होता है। तो फ्लश सिस्टम होने के कारण मेरा क्या हुआ, वहां पर वाटर का वेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो मेरी अगर सीवेज फैसिलिटी बढ़ रही है तो मेरा पर कैपिटल डिमांड क्या हो गया, बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, फ्लश सिस्टम बढ़ गया। फ्लश सिस्टम से वाटर उसमें ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो मेरी पर कैपिटल डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉस्ट। कॉस्ट आपके दो तरह से इंपैक्ट करते हैं। अगर मैं इस तरह से कॉस्ट लगा दूं, हालांकि अपने यहाँ तो अभी तो फिक्स है कि वाटर की कॉस्ट फिक्स होती है, लेकिन अगर मेरा मीटरिंग सिस्टम हो जाए, मीटरिंग सिस्टम मतलब जितना पानी आप यूज करोगे आपको उस पानी के उतने ही रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं उस मीटरिंग सिस्टम यूज कर लेता हूं तो मेरी कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेरा पर कैपिटल डिमांड वेरी करेगा, ठीक है। अगर मैं मीटरिंग सिस्टम यूज किया तो जैसे मेरे पानी की मात्रा लोग बढ़ाएंगे या यूज करना बढ़ाएंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते हैं वैसे अपना पानी का कंज्यूम कम करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट मेरा दोनों तरफ से अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मीटरिंग सिस्टम, मैं तो कह रहा हूं मीटरिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी का यूज कम करे और किसानों को पानी मिल सके, ठीक है। तो ये होती है अपनी पर कैपिटल डिमांड क्या होता है और उनको अफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको, जैसे पूछ ले इंडस्ट्रियल, अगर मेरी कहीं इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो मेरे पर कैपिटल डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो पर कैपिटल डिमांड इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर मेरे को अपने सिटी का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, उसका मेरे पास हर चीज के, जैसे मैंने जो भी उसके कन्वेंस यूज लिए हैं, चाहे पाइप हो चाहे और कुछ भी हो, डैम्स वगैरह, तो उसका कुछ मेरा डिजाइन पीरियड होगा, ठीक है। उसको बनाने के लिए मेरा कुछ फ्यूचर पीरियड होगा ताकि वो फ्यूचर तक मेरा काम कर सके, मैं फ्यूचर की पहले भी सोचूंगा। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड, अब डिजाइन पीरियड, जैसे मैं कोई डैम बना रहा हूं, ठीक है, और उस डैम से मेरे को वाटर सप्लाई करना है, तो मैं डैम किस अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि मेरा वो 20 साल या 30 साल आगे तक वो डैम वर्क करे, ठीक है। वो डैम जो सा आज मैं वर्क करने के लिए बना रहा हूं वो मेरा 30 साल बाद भी वर्क करे, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो डिजाइन पीरियड क्या होता है, द फ्यूचर पीरियड or the number of years for which a provision is made in designing the capacity of various component. तो क्या हो गया, द फ्यूचर पीरियड और द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच ए प्रोविजन इज मेड इन डिजाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ, मेरे जो कंपोनेंट में यूज करूंगा, ठीक है, वाटर सप्लाई डिजाइन के लिए, ठीक है, एक सिटी के लिए मैं वाटर सप्लाई डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए कंपोनेंट जो यूज करूंगा, ठीक है, वो मेरे फ्यूचर पीरियड, कितने फ्यूचर पीरियड के लिए और काम आना चाहिए, मैं उसको सोच समझ के डिजाइन करूंगा। तो यही होता है फ्यूचर पीरियड और द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच ए प्रोविजन इज मेड इन डिजाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। अब वेरियस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सच एज मैंने अभी बोला था, जैसे मेरा क्या हो गया, डैम्स हो गया, रिजर्वर हो गए, ठीक है, मैं इन सबको फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। मैं इन सबको पहले अपने देखूंगा कि मेरा डैम, रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेरे कितने फ्यूचर पीरियड के लिए काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इनका डिजाइन करूंगा, ठीक है। अब डिजाइन पीरियड है वो मेरा ना तो ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा बड़ा। अगर मेरा ज्यादा कम हुआ तो मेरे को फ्यूचर में, जैसे मेरा मान लो डिजाइन पीरियड मेरा 2 इयर्स हुआ, तो 2 साल के लिए मैं वापस डैम बनाऊंगा, तो मेरा क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। और अगर बहुत ज्यादा हो गया, मान लो मैंने कुछ 50 साल के लिए बना दिया, ठीक है, अब 50 साल कब हो और कब मेरा डैम उसके लिए काम आए और मैं पैसे आज बर्बाद कर रहा हूं, उस टाइम क्या पता मेरे पास पैसे
पैसे की वो वैल्यू रहे या ना रहे, तो मेरा डिजाइन पीरियड ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक फिक्स डिजाइन पीरियड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि किस कंपोनेंट के लिए मेरा डिजाइन पीरियड कितना होना चाहिए, वो देखते हैं अपन। तो मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्राइटेरिया दिया है कुछ एक लिए, तो एज पर GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं और यहां से मैं बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको SSC और राजस्थान जैन के लिए। डिजाइन पीरियड आपको दे देंगे कोई कंपोनेंट और उसका डिजाइन पीरियड क्या है और ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है मेरा वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। अब वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, जब वाटर को ट्रीट करेंगे ना, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, तो उसके लिए अभी तो सीधा याद रख लो, डिजाइन पीरियड आपका होता है 15 ईयर्स। डिजाइन पीरियड मेरा ईयर्स में। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के लिए मेरा डिजाइन पीरियड कितना है, 15 ईयर्स। सेकंड मेरा होता है पाइप कनेक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं, एनवायरमेंट रटने का सब्जेक्ट है, आपको कम से कम 5-6 बार तो पढ़ना ही होगा, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट याद आए तो टाइम भी बचेगा और आपको खुशी भी मिलेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर बहुत ही सिंपल होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रटना तो आपको पड़ेगा। पाइप कनेक्शन के लिए मेरा कितना होता है, 30 ईयर। सर्विस रिजर्वॉयर, इसके लिए कितना होता है मेरा, 15 ईयर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए मेरा कितना होता है, 30 ईयर। ठीक है, और लास्ट डैम्स वगैरह के लिए कितना होता है मेरा, 50। ठीक है, तो ये मेरे कुछ कंपोनेंट होते हैं और इनके डिजाइन पीरियड। अब इनको याद करने का मैं छोटा सा आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मेरा पाइप है, पाइप कनेक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या कह रहे हैं, वाटर को कैरी कर रहे हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आ रहा है आपको पाइप कनेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनके लिए केस में 30-30 होता है। डैम्स आप 50 याद रख लो, बाकी के लिए आपका 15 याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मेरा अगला टॉपिक आता है मेरा पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन की जरूरत अपन को क्यों पड़ती है वाटर से, तो अपन ने पहले ही बताया था, अगर मेरा पर कैपिटल डिमांड मेरे को पता है और उस सिटी की मेरे को पॉपुलेशन पता हुई, तो मैं डिजाइन कर सकता हूं अपना। ठीक है, तो अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन कर सकता हूं। तो पॉपुलेशन के लिए, अब पॉपुलेशन भी अपन को खाली उस टाइम के लिए नहीं चाहिए, अपन को पॉपुलेशन के लिए उसका फ्यूचर पीरियड, उसके कुछ ईयर्स बाद उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी वो भी मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ मेथड है, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि पॉपुलेशन को अफेक्ट कौन कौन सी चीज करता है। ठीक है, एक सिटी की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उस सिटी की पॉपुलेशन को मेरे को 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 फैक्टर, कौन सा, बर्थ, सेकंड हो गया डेथ और थर्ड हो गया मेरा माइग्रेशन। ठीक है, अब ये तीनों मेरे को मेरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर कहीं बर्थ रेट ज्यादा हुई तो मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो इस अफेक्ट को कम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन, एक ही सहारा है अपने का। तो ठीक है, अगर लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी तो मेरे बर्थ रेट कम होगी। डेथ के लिए अपन को पता है कि आजकल तो बहुत सारी वैक्सीन वगैरह, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, इसलिए ज्यादा डेथ हो नहीं रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने का ये भी कारण है। तीसरा माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो माइग्रेशन के कैसे अपन को पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, जैसे मान लो एक बंदा छोटे विलेज से बड़ी सिटी में जा रहा है, तो वहां पर इंडस्ट्रियल इफेक्ट में जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल के लिए अपने को पानी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो वर्क के लिए जा रहा है, इंडस्ट्री में जाएगा, वहां इंडस्ट्रियल इफेक्ट बढ़ रहा है, कॉमर्शियल चीजें बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे वो वहां पर क्या वाटर डिमांड मेरी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों अपन को पॉपुलेशन अफेक्ट करते हैं, कौन सा, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन को मेरे को फ्यूचर निकालना है कि मेरी फ्यूचर टाइम उस सिटी की कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ मेथड है। ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। तो
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्ट। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि मेरी फ्यूचर में मैं किसी वाटर सप्लाई को डिजाइन कर रहा हूं तो मेरी फ्यूचर में पॉपुलेशन किस टाइम क्या रहेगी, कितनी रहेगी और मेरे को कितना वाटर डिमांड होगा उस टाइम, वो मेरी क्या होती है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में मेरा पहला मेथड आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन ने एपी पढ़ा था, वही सेम चीज है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड ये कैसे होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसके कुछ पॉइंट होते हैं, मैं पॉइंट बता देता हूं आपको। ठीक है, डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन बनता है और फॉर्मूला बता दूंगा, फिर अपन एक एग्जांपल कर लेंगे, उससे समझ लेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे मेरे। ठीक है, तो अर्थमेटिक पॉपुलेशन मेथड, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, तो इसके लिए अपने क्या इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, अपन कुछ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो अपन क्या मान रहे हैं कि कांस्टेंट मान रहे हैं। अपन जब एपी पढ़ते हैं तो क्या होता है, अपना जो ये होता है कॉमन डिफरेंस, वो अपन जैसे कोई एपी है मेरी, ठीक है, मान लो ये एपी है 2 4 6, ये मेरी कोई एपी है, ठीक है, एंड सो ऑन चल रही है। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 2, एक फिक्स कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यही मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड होता है कि अब मैं अपने पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको मैं पहले ही क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं। ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट डिकेड टू डिकेड। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज assumed to be constant डिकेड टू डिकेड। डिकेड क्या हो गया मेरा 10 इयर्स के लिए। ठीक है, अपन यहाँ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में डिकेड की बात करेंगे, मतलब 10 इयर्स के साथ की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं मेरा dp अपॉन dt इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। ठीक है, अब सेकेंड, अगर ये मेरे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ओल्डर सिटी। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मेरे को मान लो p कुछ n ईयर्स की मेरे को पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, मतलब मेरे को n ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है और मेरे को p नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो पी एन क्या होती है मेरी पॉपुलेशन फॉर एन ईयर, जिसको मेरे को निकालना है। ठीक है, पी नॉट पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोवन डिकेड और x बार मेरा क्या हुआ, जो मेरी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा, अपन ने बोला क्या था कि पॉपुलेशन मेरी की कॉन्स्टेंटली इंक्रीज अपन एज्यूम कर रहे हैं। तो x बार मेरा क्या हो गया, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ डिकेड, आफ्टर नंबर ऑफ डिकेड, कितने डिकेड के बाद मेरे को निकालना है, आफ्टर नंबर ऑफ डिकेड्स। ठीक है, अब मान लो जैसे मेरा एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, उसमें मेरे को पॉपुलेशन दे रखी है कि पहले ईयर मान लो दे रखा है 2001, 2011, 2021 और पॉपुलेशन दे रखी है 1000, 2500 और 4000 या 500। ठीक है, अगर मान लो ये मेरी पॉपुलेशन दे रखी है तो इसको मैं कैसे करूंगा, मेरी इंक्रीज, इन दोनों में मेरी इंक्रीज कितनी हो गई 1500 और इन दोनों में मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ 2500, तो मेरा एवरेज इंक्रीमेंट कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 4000 डिवाइड बाई 2, यानी कि मेरा एवरेज इंक्रीमेंट एक्स बार कितना गया 2000 और लास्ट नोवन मेरी कितनी है 5000। तो यहां से अगर मेरे को मान लो P
2031 निकालना है तो पी नॉट मेरा कितना हो गया 5000 प्लस एन एक्स बार, यानी कि कितने डिकेड बाद 2021 की दे रखी है, 31 की निकालनी मतलब 10 इयर्स बोले तो 1 डिकेड इंटू एक्स बार 2000। तो यहां से मैं इसका डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि मेरी 2031 में कितनी पॉपुलेशन होगी 7000। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल के लिए था, समझाने के लिए। मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा मेथड आता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो ये था मेरा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब अपन करते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, उसमें तो अपन पॉपुलेशन इंक्रीज तो को कांस्टेंट मानते थे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन रेट ऑफ इंक्रीज पे काम करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेरी परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज एज्यूम। ठीक है, क्या करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरा यहां आ जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो इसमें क्या करूंगा मैं, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड is assumed to be constant, ठीक है, यानी कि उसमें क्या था, मेरी पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन जो इंक्रीज थी वो कांस्टेंट माना, और इसमें मेरा परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया है मेरे को, तो पी एन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस R by 100 की पावर n। ठीक है, R क्या होगी मेरी परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज, तो यहां देखो Pn मेरा वही पॉपुलेशन फॉर n दिया, P नॉट वही पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नॉन डिकेड। ठीक है, n वही होगा आफ्टर कितने डिकेड के बाद मेरे को पॉपुलेशन निकालनी है, और R क्या हो जाएगा मेरा रेट, R हो गई मेरी ज्योमेट्रिक मीन रेट। ठीक है, अब इस आर को निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपन को एक मैनुअल में अपन को दे रखा है कि मेरी आर मीन कैसे निकलेगी। अगर मेरे को 3, 4, 5 साल के लिए जो आर मेरे को पता है, 3 4 डिकेड के लिए, तो R1 इंटू R3 अप टू Rn की पावर 1/n। तो आर मीन में निकालने का लिए ये फॉर्मूला होगा जो मेरे को किसने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड अपन ने बताया था किसके लिए यूज हो रहा था, ओल्डर सिटी के लिए, और ये मेथड किसके लिए होगा, न्यूअर या यंगर सिटी के लिए, न्यूअर और यंगर सिटी। ठीक है, तो दिस मेथड किसके लिए यूज होगा, न्यूअर सिटी या यंगर सिटी, जो सिटी मेरी अभी बन रही है। ठीक है, उसके लिए मेरे को फोरकास्ट करना है, या फिर यंगर सिटी के लिए। ठीक है, एक बात बता देता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड मेरे को लोवेस्ट वैल्यू देगा, और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड मेरे को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की हायर वैल्यू देगा। इसलिए अपन कौन सा मेथड प्रीफर करेंगे, अपन हमेशा पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, अपन हमेशा अच्छे के लिए चलेंगे, यानी कि कभी भी घाटा नहीं हो, नुकसान नहीं हो अपनी फोरकास्टिंग के लिए, तो अपन हमेशा कौन सा यूज मेथड लेंगे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अपन को हायर वैल्यू देता है, और अपन हमेशा हायर के लिए ही प्रिफरेबल रहते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है, और ये ध्यान रखना। और एक चीज इसमें और बता देता हूं, कभी कभी डायरेक्ट इंजीनियर इस आर मीन को डायरेक्ट R1 प्लस R2 मतलब अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज करते हैं फील्ड इंजीनियर्स, कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं और आपको दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि फील्ड इंजीनियर के लिए मेरे आर मीन की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रिकमेंड करती है, वो मैंने बता चुका हूं, R1 प्लस R2 इंटू R3 की पावर 1/n। ठीक है, आर मीन।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये रिकमेंड करती है, लेकिन फील्ड इंजीनियर कभी कभी ये वाला भी यूज करते हैं। अपन को क्वेश्चन आए तो हमेशा कौन सा प्रेफर करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड में पढ़ा था, इंक्रीज कॉन्स्टेंटली। अब उस इंक्रीज पे भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, उस चीज को पढ़ रहे। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ठीक है, प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। कौन सा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, मेरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्या कहता है, गिव रिजल्ट बिटवीन दीज टू, गिव रिजल्ट बिटवीन अबाउ टू मेथड। अबाउ टू मतलब ये दोनों लिखे हुए, ठीक है भाई, ठीक है। यानी कि इसका रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के बीच। मैंने पहले बताया था, अर्थमेटिक अपने को क्या कहता है, लोवेस्ट रिजल्ट देता है, ज्योमेट्रिक हाईएस्ट रिजल्ट देता है, इसलिए ये अपन प्रीफर करते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इन दोनों के बीच की वैल्यू अपन को देता है। ये अपन क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन को इस मेथड से इस मेथड से इस मेथड से करेंगे और बताएंगे कैसे ये इन दोनों के बीच की वैल्यू देता है। बीच की मतलब एग्जैक्ट बीच की नहीं, इन दोनों के बीच वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मेरा डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस एन एक्स बार। ये तो मेरा अर्थमेटिक हो गया, और ज्योमेट्रिक का क्या लगा दूंगा, एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार, ठीक है। वही P नॉट मेरा सेम रहेगा, Pn मेरा सेम रहेगा, सिर्फ एक्स बार मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो अपन ने अर्थमेटिक में पढ़ा, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। और वाई बार क्या हो गया, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो वाई बार मेरे क्या हुआ, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज। जैसे कैसे, मान लो मेरी कुछ ईयर्स 2001, 2011, 21, ठीक है, इसमें मान लो 1500 थी, कुछ 5000 हो गई और फिर 7000 हो गई, ठीक है। तो यहां तो इंक्रीज मेरा कितना हो गया, 3500 और यहां 2000। तो यहां से तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स बार, इन दोनों का एवरेज निकाल दूंगा। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब क्या हुआ, जो इंक्रीज हुआ है उनमें, तो यहां पर तो डिक्रीज हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1500। तो इसका मैं एवरेज, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो अपन बता देंगे। एक बार मैं यही बता रहा हूं, ये मेरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इन तीनों मेथड में कौन सा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इनमें सबसे सही रिजल्ट कौन सा देता है। तो सबसे सही मेरा यही देगा, क्योंकि ये इन दोनों के मिड की वैल्यू देता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू देता है, ठीक है। तो गिव्स मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, गिव्स मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, फिर भी मैं तो यही कहूंगा आप साथ साथ में लिखते रहो, ताकि याद आसानी से साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है। वैसे पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी लेक्चर अपलोड होते ही, ठीक है। अब ये मेथड यूज कहां करते हैं, यूज देखो, अर्थमेटिक मेरा ओल्डर सिटी के लिए करते थे, ठीक है, ज्योमेट्रिक मेरा न्यूअर सिटी के लिए करते थे। ये कहां करेंगे, यूज वेयर नेगेटिव रेट इंक्रीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अगर मेरी पॉपुलेशन की नेगेटिव रेट इंक्रीज हो रही है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, अब ये तीसरा मेथड था मेरा, साथ साथ में लिखते रहना, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब आपको दिसंबर तक तो हिलना ही नहीं है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है अभी आपके लिए, ठीक है। अगर कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो दिसंबर तक आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, एसएससी मेंस तक भी, ठीक है। तो हो सकता है 2021 आपके लिए जॉब लेके आई। नेक्स्ट
फोर्थ मेथड होता है मेरा डिक्रीजिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये तीन मेथड थे, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन इन तीन मेथड से ही जाते हैं, ठीक है। फिर भी अपन एक छोटा सा देख लेते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। इसमें क्या करेंगे अपन, जो अपनी रेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के डायरेक्ट जियो या अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने को फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला Pn प्लस 10 इज इक्वल टू Pn प्लस Pn बाई 100 R माइनस R डैश। R डैश क्या होगा मेरा, मीन होगा डिक्रीज, जो डिक्रीज हो रही है रेट ऑफ ग्रोथ, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उस रेट ऑफ ग्रोथ का मेरा मीन होगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इनमें से, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी मान लो आ ही जाए, ठीक है। तो ये कब कहते हैं, ग्रोथ रेट में डिक्रीज, यानी ग्रोथ रेट में डिक्रीज हो रही है, आर डैश मीन ऑफ ग्रोथ रेट, डिक्रीज इन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये यूज कब लेते हैं, यूज व्हेन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस, ठीक है। आसान था, ठीक है। तो ये अपने मोस्टली चार मेथड है, इसके अलावा कुछ मेथड अदर मेथड्स होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होगा, मेरे पास पुराना उस सिटी का ग्राफ होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर सकता हूं, तो ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। एक जॉइनिंग मेथड होता है, मैं उस सिटी को अलग अलग जॉन में डिवाइड कर देता हूं और अलग अलग उसकी पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकता हूं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन मेथड हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ और मेथड होते हैं जो अपने ज्यादा काम के नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं, ग्राफिकल मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। अब लेते हैं अपन एक एग्जांपल, जिससे इन तीनों जो अपन ने मेथड पढ़े थे इंपॉर्टेंट तीनों, उसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेरा एग्जांपल देखता है, एग्जांपल जैसे मेरे को कोई ईयर दे रखा है, ईयर्स पॉपुलेशन, नाइनटीन 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है। और पॉपुलेशन मेरे को दे रखी है 25,000, 28,000, 34,000, 42,000, 47,000, ठीक है। अब मेरे को यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड्स, यानी कि 2 डिकेड्स क्या हो गए मेरे, 20 इयर्स बाद, ठीक है। भाई तीनों मेथड से, अब मैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तीनों मेथड से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन, ताकि अपन को पता चल जाए क्या फर्क होता है, ठीक है। तो मेरे को 2 डिकेड्स के बाद पॉपुलेशन निकालनी है, तो मैं पहले क्या फाइंड कर लेता हूं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा मेरा, देखो इन दोनों में मेरा इंक्रीज कितना होता है, 25,000 से 28,000 में, यानी कि 28 माइनस 25 करूंगा, तो इन दोनों में इंक्रीज कितना हो रहा है, 3,000 का। सिमिलरली 34 माइनस 28,000, यानी कि 6,000, 42 माइनस 34, 8,000, 47 माइनस 42, 5,000। तो ये मेरे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मैं टोटल सम निकाल दूं इनका, तो सिग्मा इंक्रीज कितना हो गया मेरा, 3 और 6 9 और 8 17 और 5 22,000, ठीक है। अब 22,000 मेरा इंक्रीज हुआ, तो मेरा यहां से एक्स बार में निकाल सकता हूं, एवरेज इंक्रीज इन एक्स बार क्या होता है मेरा, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये हो गया 22,000 डिवाइड बाई कितने, 1 2 3 4, तो 4, तो ये कितना आ गया मेरा 5500। तो ये तो मेरा आ गया एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहां से मैं अरिथमेटिक मीन मेथड से मेरा Pn इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट प्लस NX बार, P नॉट मेरे को कितना दे रखा है, लास्ट, P नॉट क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नॉन डिकेड, कितनी है 47,000, तो यहां से 47,000
प्लस एन नंबर ऑफ डिकेड, कितने डिकेड के बाद मेरे को फाइंड करना है, तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 2 डिकेड्स के बाद मेरे को पॉपुलेशन बतानी है। तो एन कितना हो गया 2 इंटू एक्स बार मेरा 5500, तो यहां से मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 58000। ठीक है, तो मैंने अर्थमेटिक मेथड से मेरी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग 2 इयर्स बाद यानी कि कितने 1990 में पॉपुलेशन कितनी होगी 58,000। सिमिलरली अब दूसरे मेथड से देखते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ निकालूंगा। तो मेरा रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है, अगर ये इस 1930 से 1940 में मेरा 3000 बन रहा है, ठीक है 3000 बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरी रेट ऑफ इंक्रीज कितना हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई कितना 25,000 इंटू 100, तो ये मेरी रेट आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो रेट आ जाएगी आपके 12%। सिमिलरली 1940 से 1950 में मेरी रेट ऑफ इंक्रीज कितनी हो जाएगी 6000 डिवाइड बाय 28,000, क्योंकि 28 से बढ़ रही है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, तो आपकी रेट आ जाएगी 21.4%। सिमिलरली 50 से 60 मेरी रेट कितनी बढ़ेगी 8,000 किससे बढ़ रहे हैं 34 से, 34,000 का डिवाइड इंटू 100। और आप इंजीनियरिंग में हो, आपको ये तो पता ही होनी चाहिए रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपकी 23.5%। और सिमिलरली लास्ट का निकालोगे तो 11.9% आएगी। ठीक है, अब ये तो आ गया मेरी रेट हो गई चारों की। मेरे को ज्योमेट्रिक मीन मेथड में मैं क्या करता हूं आर मीन, और आर मीन मेरे को जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे रिकमेंड किया कि मेरा R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 की पावर 1/4, R1 इंटू R2 इंटू R3 रख दो 12 इंटू 21.4 इंटू 23.5 इंटू 11.9। इसको सॉल्व करोगे, आपको मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेटर आपके पास होगा और कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी रेट आ जाएगी 16.37%। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड का फॉर्मूला अपन को पता है, Pn इज इक्वल टू P0 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा, P0 मेरा कितना आ जाएगा, P0 की वैल्यू, P0 क्या होती है पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोवन डिकेड। नोवन मेरे को कितना है 1970 का 47,000 1 प्लस रेट कितनी आ गई 63.37 इंटू 100 की पावर, और कितने डिकेड बाद निकालना है 2 डिकेड बाद, तो 2 सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपके 63647। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक मेथड से तो मेरा 58,000 आ रहा था और ज्योमेट्रिक मेथड से 63647 यानी कि हाईएस्ट आ रहा है। अब लास्ट तीसरा मेथड से कर लेते हैं। तीसरा मेथड मेरा कौन सा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और उसमें अपन को निकालना क्या होता है दोनों का मिड का, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक है, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या हुआ कि मेरा इंक्रीज पे इंक्रीज कितना हो रहा है, तो मेरे 1930 1940 में इंक्रीज ये हुआ और 50 में ये इंक्रीज हुआ, तो इनका इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इन दोनों के बीच का इंक्रीज निकाल दो डायरेक्ट, तो ये होता है मेरा 6000 माइनस 3000 यानी कि 3000। 6000 टू 8000 कितना इंक्रीज हुआ 2000, और 8000 टू 5000 क्या हुआ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस का 3000। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज मेरा कितना हो गया 2000। तो एवरेज इंक्रीज मेरा y बार निकाल दो कितना हो गया 2000 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 666.67। मैं इसको अप्रोक्सीमेट लेके 667 ले लू। ठीक है, और मेरे को इंक्रीमेंटल इंक्रीज का फॉर्मूला पता है, वहां से मैं अपनी पॉपुलेशन निकाल सकता हूं। तो उसका फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार प्लस n प्लस 1/2 इंटू y बार। मेरे को सारी वैल्यू पता है, Pn 2 डिकेड बाद मेरी वैल्यू, तो P0 लास्ट नोन डिकेड की कितनी है 47,000 प्लस 2 डिकेड बाद निकालना है, x बार मैं निकाल चुका हूं कितना आया 5500 अर्थमेटिक मीन मेथड से। ठीक है, और n प्लस 1 2 इंटू
2 प्लस 1/2 इंटू y बार में निकाल सकता हूं 667। ठीक है, सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा आपके 60,001। ठीक है, तो अपन अब तीनों मेथड से अपन ने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकाल लिया और अपन ने क्या देखा, मेरा जो अर्थमेटिक मेथड है वो मेरे को लोएस्ट वैल्यू दे रहा है, ज्योमेट्रिक मेथड है मेरे को हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड मेरे को इन दोनों की कुछ बीच कोई वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अपना मोस्ट प्रिफरेबल कौन से वैल्यू दे रहा है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और जबकि अपन सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो गाइस आज अपन ने क्या होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कैसे उसके मेथड होते हैं वो देख लिया। ठीक है, और पर कैपिटल डिमांड क्या होती है, पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करती है, ये सारी चीज देख लिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.